नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास बेटा कह रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। अब इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, इसको एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल दैट इज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये बड़े सारे आपको नीचे सॉल्ट्स दे रखे हैं, कह रहे हैं इनको आप कलेक्ट कर लो, ऐसे सैंपल के फॉर्म में कलेक्ट कर लो। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। फिर आपको क्या करना है बेटा, फिर आपको इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है या नहीं होता। चेक द एक्शन ऑफ दी सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर। फिर आपको क्या करना है, लिटमस पेपर लेना है, लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में डिप करना है और फिर उसके बाद पीएच पेपर पे उसको फाइंड करना है कि उसका क्या रहेगा, कि क्या वो एसिड रहेगा, क्या वो बेस रहेगा या क्या वो न्यूट्रल रहेगा। सो यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिड, विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। देन आपको यहाँ पे लिस्ट में कंप्लीट करना है कि बताना है कि कौन एसिड रहेगा, कौन बेस रहेगा और कौन न्यूट्रल रहेगा। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड इसमें यूज हो रहा है, कौन सा बेस यूज हो रहा है और आपको इसको इस टेबल में फिल करना है। ठीक है, अब इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसको फिल अभी मैं आपको करवाऊंगा। इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे सॉल्ट लोगे, सॉल्ट को आप क्या करोगे, पानी में डिसॉल्व करोगे, पानी में इसको घुला दोगे। उसके बाद क्या करोगे, फिर आप जब लिटमस पेपर इस पे चेक करोगे ना, तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। फिर उस कलर को आप पीएच पेपर पे फाइंड करोगे और अगर उसका कलर 7 से नीचे वाले कलर से मैच कर रहा होगा, 7 से नीचे वाला कलर कौन से थे, अगर आपको मैं दिखाऊं एक मिनट, अगर आपके कलर बेटा इस 7 से नीचे वाले से कहीं पे मैच कर रहा होगा, इसका मतलब वो सॉल्ट आपका एसिडिक नेचर का है। अगर उसका कलर 7 से ऊपर वाले किसी नंबर से मैच कर रहा होगा, इसका मतलब वो जो सॉल्ट है वो आपका बेसिक नेचर का है। और अगर उसका कलर बेटा 7 वाले कलर से मैच हो रहा होगा, इसका मतलब वो सॉल्ट आपका न्यूट्रल है। तो कॉन्सेप्ट हम वहां पे क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम उस एक्टिविटी में पढ़ रहे हैं कि आपको सॉल्ट को डिसॉल्व करना है पानी में, फिर लिटमस पेपर को उसमें डिप करना है और लिटमस पेपर के कलर को आपको इस स्केल से जज करना है। अगर इस स्केल में 7 से नीचे वाले किसी नंबर पे कलर मैच हो रहा होगा तो वो एसिडिक नेचर का सॉल्ट हो जाएगा। अगर 7 से ऊपर वाले किसी कलर से मैच हो रहा होगा तो वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। और अगर वो 7 से मैच हो रहा होगा, मतलब 7 वाले कलर से मैच हो रहा होगा, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहां पे आपको क्या कह रहे हैं बेटा, आपको कह रहे हैं कि इस पूरे लिस्ट को फिल कर दो, जिसके अंदर यहां पे अलग अलग आपको दे रखे हैं सॉल्ट और उनका आपको बताना है कि ये एसिड नेचर के रहने वाले हैं या बेस नेचर के रहने वाले हैं। तो मैं आपको बेटा इधर साइड में स्क्रीन पे कर देता हूं। ये देखो, सबसे पहला हमारे पास क्या है, यहां पे सोडियम, सॉरी ये हमारा सॉल्ट रहेगा यहां पे। तो इसमें सबसे पहला आ रहा है बेटा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है आपका इसका क्या रहेगा, पीएच कह लो या आप ये कह लो कि क्या ये एसिड नेचर का रहेगा, क्या बेस का रहेगा या आपका न्यूट्रल रहेगा। तो आप इसमें कह सकते हो कि लेस देन 7 जो है ना, इसका सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इसका जो पीएच आएगा वो एग्जैक्ट 7 आएगा, एग्जैक्ट 7। यानी कि ये जो है ना एसिड है ना बेस है, ये क्या है, एक न्यूट्रल है। यानी कि ना ही ये एसिड है ना ही ये बेस है और ये क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा वो बोल रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, देखो ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट भी आपके पास क्या है बेटा, एक सॉल्ट है। तो अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट के साथ भी इसी तरीके से जजमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो पीएच आएगा ना वो भी एग्जैक्ट 7 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, ये भी एक न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा, न्यूट्रल नेचर का सॉल्ट होगा। यानी कि ना ये एसिड नेचर का होगा ना ये बेस का होगा। इसके बाद है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड का करोगे तो ये लेस देन 7 का आएगा। इसका जो नंबर आएगा बेटा, जो इसकी जो रेंज आएगी वो लेस देन 7 में आएगी। इसका मतलब ये किस नेचर का सॉल्ट हो जाएगा, एसिडिक नेचर का सॉल्ट हो जाएगा। ऐसे करके आपको सभी के करने हैं। तो अगर आप नेक्स्ट का देखो तो फोर्थ है जिंक सल्फेट का। तो जिंक सल्फेट का आपका एसिडिक नेचर का होगा, तो आप बेटा खुद ही लिख लेना लेस देन 7। फिर फिफ्थ है हमारे पास कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का आप करोगे तो कॉपर सल्फेट भी आपके पास बेटा एसिडिक नेचर का रहेगा और लेस देन 7 ही इसकी आपकी पीएच रहने वाली है। फिर हमारे पास है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का करोगे तो ये आपका बेसिक नेचर का सॉल्ट रहेगा, यानी कि मोर देन 7 जो है इसकी पीएच वैल्यू आने वाली है। देन नेक्स्ट जो दोनों है ना हमारे, ये दोनों आपके बेसिक नेचर के रहेंगे। 7 आपका सोडियम कार्बोनेट ले लो या फिर उसके नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, ये दोनों के दोनों ही बेटा आपके बेसिक नेचर के रहने वाले।
सो इसको बेटा रीड आउट करते हैं। अब यहां पे आपको कंक्लूजन बता रहे हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू 7। अब ध्यान से समझो, कह रहे हैं अगर, ये आपको नोट डाउन करना होगा, पहले समझ लेना बेटा, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं और रिएक्ट करते हैं, तो उससे जो सॉल्ट ऑब्टेन होगा ना, वो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। रिपीट कर रहा हूं यहां पे, वो कह रहे हैं अगर आप एक सॉल्ट लेते हो जो कि एसिड अगर आप एक एसिड लेते हो जो कि स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप दूसरा बेस लेते हो वो भी स्ट्रॉन्ग नेचर का है, तो इन दोनों का जो कंक्लूजन निकलेगा ना, वो न्यूट्रल सॉल्ट निकलेगा। मतलब कि एक ऐसा सॉल्ट होगा जो कि न्यूट्रल होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 जितनी होगी, पीएच इक्वल्स टू 7। फिर सेकंड देखते हैं क्या कह रहे हैं, अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा लेकिन बेस जो है ना वो वीक होगा, वीक बेस होगा, तो वो जो सॉल्ट होगा ना वो एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, यानी कि एसिड नेचर का सॉल्ट होगा, और उसकी जो पीएच वैल्यू आएगी ना वो लेस देन 7 आएगी। ठीक है, जो पीएच वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी बेटा, लेस देन 7। फिर अगला क्या होगा बेटा, अगला होगा अगर हमारे पास वीक एसिड है, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पे जो सॉल्ट ऑब्टेन होगा वो होगा बेसिक नेचर का सॉल्ट, और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7। तो इस तरीके से यहां पे कंक्लूड कर रहे हैं। देखो इसको रीड कर लेते हैं, कह रहे हैं कि यहां पे दोबारा से रीड कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। कह रहे हैं कि अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा इन नेचर, और उसकी पीएच वैल्यू होगी 7। ऑन द अदर हैंड, salt of a strong acid and a weak base are acidic with pH value less than 7। लेकिन अगर एक रिएक्शन के टाइम पे स्ट्रॉन्ग एसिड आप लेते हो और वीक बेस लेते हो, तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक इन नेचर रहेगा, और उसकी पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन 7 रहने वाली है। एंड वाइस वर्सा आगे होने वाला है, एंड दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर एंड विद पीएच वैल्यू मोर देन 7। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा मेरे पास, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब जो कॉमन सॉल्ट होता है बेटा, इससे हमारे पास किस किस टाइप के केमिकल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। पहले तो पॉइंट आता है बेटा, कॉमन सॉल्ट होता क्या है। कॉमन सॉल्ट बेटा वो सॉल्ट होता है जो एडिबल होता है, जो हम खाते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं ना, हमारे खाने के अंदर जो सॉल्ट हम डालते हैं और खाने को थोड़ा नमकीन बनाने के लिए, तो ये कॉमन सॉल्ट होता है। साइंटिफिकली अगर हम इसको बोले तो इसका नाम क्या होता है, साइंटिफिकली इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अगेन बेटा ये सब अपने पास नोट कर लो, अदरवाइज आपको यहां पे कहीं आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बट स्टिल आप चाहो तो अपने पास नोट कर सकते हो। जो कॉमन सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं ना बेटा, वो साइंटिफिकली हम उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है NaCl। Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड। ठीक है, तो NaCl जो है ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास होता है, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है। अब इसके बेसिस पे हम बहुत सारे केमिकल्स फॉर्म करते हैं, जो कि हमें अब हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है। बट उससे पहले आपको सोडियम क्लोराइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा, हमें उसको यहां पे कवर करना है। तो पढ़ते हैं इसको, एक बार रीड आउट करते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं ये। देखो यहां पे लिखा है, बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे कह रहे हैं कि अभी तक हम यहां पे पढ़ के आ चुके हैं, जो पीछे हमने पढ़ा था वहां पे हमने देखा था कि अगर हम HCl लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, यानी कि NaOH लेते हैं, तो उस केस के अंदर अगर हम इनका रिएक्शन कराते हैं तो इससे हमें ऑब्टेन होता है NaCl। अगर हम HCl लेते हैं और NaOH लेते हैं और अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो इससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, इससे हमें ऑब्टेन होता है NaCl, और प्लस साथ में क्या मिलेगा बेटा, H2O, यानी कि वाटर मिलेगा। अभी जो NaCl हमें ऑब्टेन हुआ है ना, इसी को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये वही सॉल्ट है जो एडिबल होता है, जो हम अपने खाने में यूज करते हैं। देखो अगली लाइन में ये लिखा हुआ है, दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। ये वही सॉल्ट है बेटा जो हम अपने खाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और कह रहे हैं यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इज इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। और कह रहे हैं ये चीज आप ऊपर भी देख के आ चुके हो एक्टिविटी के अंदर कि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब होता है कि ना ही ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है। ऊपर चलते हैं, एक बार ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये देखो ये रहा। अगर आप इस एक्टिविटी को देखोगे तो इस एक्टिविटी में हमने सबसे पहला जो सैंपल लिया था ना, वो सोडियम क्लोराइड का ही लिया था, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl।
और मैंने उसके सामने अभी आपको बताया भी था कि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 7 होती है, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब हो गया ना ही ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। तो यही चीज नीचे आपको वो बोलना चाह रहे हैं। Then sea water contains many salts dissolved in it। अब आपको ये चीज तो पता होगा बेटा कि हम जो सॉल्ट है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं। सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी से हम ऑब्टेन करते हैं सॉल्ट को। तो कह रहे उस सी वाटर में ना बड़े अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट। अब उस पानी में क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन सभी अलग अलग सॉल्ट में से एक्चुअल में सोडियम क्लोराइड वाले सॉल्ट को सेपरेट कर लेते हैं। क्या लिखे आगे, डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब कह रहे कि जो हमारा वर्ल्ड है बेटा उसके अलग अलग पार्ट में हमें सॉलिड सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। सॉलिड सॉल्ट का मतलब है रॉक की फॉर्म में, रॉक यानी कि पत्थर की फॉर्म में हमें सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। अभी जो सॉलिड सॉल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं ना वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे, जिसको हम रॉक की तरह बोल सकते हैं, पत्थर की तरह बोल सकते हैं, तो कह रहे हैं कि ये एक्चुअल में किस कलर के होते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं। अब ये ब्राउन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें इंप्योरिटीज होती हैं, मतलब क्योंकि ये प्योर सॉल्ट नहीं होता, इसमें और भी बड़ी सारी इंप्योरिटीज होती है जो हमें नहीं चाहिए। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि पत्थर का, नमक का पत्थर आप ऐसे बोल सकते हो। अब कह रहे हैं बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन्स एजेस ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये रॉक सॉल्ट का जो बेड है, यानी कि जो कहां पे हमें मिलेंगे, कैसे ये बने होंगे, तो कह रहे हैं ये बने हैं तब जब बहुत पुराने समय पे, जो सी हुआ करती थी वो जब सूख गई, वो जब ड्राई अप होगी, तो हमें वहां पे क्या दिख गया बेटा, रॉक सॉल्ट के एक तरीके का पूरा बेड नजर आ गया। और फिर इसको हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे हम कोल को माइन करते हैं ना, कोल को हम खोद खोद के निकालते हैं, तो वैसे रॉक सॉल्ट को भी हम माइन करके जो है यहां पे ऑब्टेन करते हैं। सो बेटा टॉपिक का नाम है आप अगला, कॉमन सॉल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट यानी कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, यानी कि जो नॉर्मल नमक है जो हम खाते हैं अपने खाने में, वो कैसे अलग अलग केमिकल्स के फॉर्मेशन में एक रॉ मटेरियल का काम करता है, यानी कि कैसे केमिकल्स को बनाने में ये एज अ रॉ मटेरियल अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक है, द कॉमन सॉल्ट डज ऑब्टेन is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। कह रहे कॉमन सॉल्ट जो है ना, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं, वो एक केमिकल्स को बनाने के लिए या हमारे डेली यूज में, हमारा जो डेली यूज होता है उसमें अलग अलग मटेरियल में एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और ये किस किस काम आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। फिर बेकिंग सोडा बनाने के लिए अगेन सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी आपका सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी, एंड मैनी मोर, जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी चीजों में क्या होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। Let us now see one substance is used for making all these different substance। तो अब हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं बेटा कि कैसे एक सब्सटेंस जो है ना वो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बोल रहा है बेटा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज ब्राइन। इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, अभी इसको मैं यहां पे हाइड कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो एक बार रिपीट करते हैं, यहां पे देखो क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डीकंपोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोल रहा है वो बेटा, वो कह रहा है कि अगर मैं सोडियम क्लोराइड को का जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस का मतलब है, मैंने आपको बताया हुआ एक्वस का मतलब है कि जब हम किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, तो कह रहे हैं जब मैं सोडियम क्लोराइड को का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जब मैं उसको पानी के साथ रिएक्ट कर देता हूं, पानी के साथ मिला देता हूं और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं, तो वो क्या चीज फॉर्म कर लेगी, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगी। अब यही तो हमारा टॉपिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हो इन्होंने फर्स्ट लाइन में ये क्लियर कर दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहां पे देखो आपका पहला टॉपिक क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब ये यूज किस लिए होता है वो भी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम ये सीख रहे हैं कि सबसे जो कॉमन सॉल्ट है वो कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर रही है। अब कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो यहां पे फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? कह रहा है सोडियम क्लोराइड लो, उसका एक्वस सॉल्यूशन लो, यानी कि उसको पानी वगैरह के साथ मर्ज मतलब डिसॉल्व करो और उसको इलेक्ट्रिसिटी से पास कराओ, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या करो? पास करो। तो जब आप ऐसा करोगे ना तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक किसके अंदर हो जाएगा? एक तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ब्रेक हो जाएगा, फिर एक ये कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस में ब्रेक हो जाएगा। तो अब क्लोरीन और हाइड्रोजन के बारे में बाद में बात करेंगे। यहां पे देखो ये ब्रेक हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया यहां पे, तो इसका मतलब ये किस में बदल गया? बेस में बदल गया, ठीक है, जो कि बेस नेचर का है। अब पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है कि कैसे सोडियम क्लोराइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, जो कि एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है। आगे देखो क्या लिखा है, कह रहे द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहां पे आ गया, इसको मार्क कर लो आप। कह रहे तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्यों बोलते हैं बेटा इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस? तो इसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो इसका नाम है यहां पे क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोर का मतलब होता है बेटा क्लोरीन, और एल्कली का मतलब आपको बताइए एक ऐसा बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो आप यहां पे खुद देखो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, मेरे पास एक तो क्लोरीन गैस आ रही है, तो इसका मतलब क्लोरीन से क्लोर बन गया, और एक आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा? बेस नेचर का होता है, और ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है, तो ये बेस जो है वो एल्कली हो गया। तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अब इसको भी रीड कर लेते हैं, देखो क्या लिखा है। कह रहे हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको उसने रीजन भी दे दिया है कि हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पे रिजल्ट में एक तो मेरे पास क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो रही है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हो रहा है जो कि एल्कली है। तो इसलिए यहां पे इसको हम नाम दे देंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब यहां पे इसके नीचे अभी बाद में जाते हैं, अब ऊपर वापस आते हैं। अब जब यहां पे आप सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करोगे ना, तो रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्राइन, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्राइन। अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ब्राइन, और आपको 4 ऑप्शंस नीचे दे देंगे। तो अगेन यहां पे रिपीट कर रहा हूं, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, रिजल्ट को तो बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, लेकिन जब हम सोडियम क्लोराइड और वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्राइन, BRINE। ये भी आपको यहां पे याद रखना होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है बेटा कि इस टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप खुद देख लो। सिर्फ अभी मैंने इतना सा ही पॉइंट पढ़ा है, अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसमें ही कितने सारे क्वेश्चंस बन गए आपके कि ये ब्राइन क्या हो सकता है, या अगर हम सोडियम क्लोराइड और को इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उससे क्या सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें फॉर्म होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलेंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, तो उसका रीजन यहां पे आ जाएगा, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इक्वेशन आपको याद रखनी होगी। तो कितने सारे क्वेश्चंस आपके यहां पे एमसीक्यू में बन सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हो। देन आगे क्या बोल रहे हैं? आगे कह रहा है इसमें जो क्लोरीन यहां पे ऑब्टेन हो रहा है ना गैस, कह रहा है क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। अब ये एनोड क्या होता है? एनोड का मतलब होता है बेटा जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, मतलब या पॉजिटिव टर्मिनल बोल सकते हो आप, और कैथोड का मतलब होता है जहां पे नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो कह रहे हैं जो क्लोरीन गैस है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस है वो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ जाएगा। अब ये क्या है, अभी हम इसको नीचे फिगर से देखेंगे। फिर कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है यानी कि जो ये NaOH वाला सॉल्यूशन है वो कैथोड के नियर ऑब्टेन होगा। कैथोड क्या है? नेगेटिव वाला। और ये द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। और जो ये तीनों चीजें निकल के आ रही है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, तो ये तीनों की तीनों कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब कैसे यूजफुल है इसके लिए इन्होंने नीचे हमें डायग्राम में ये समझाने की कोशिश करी है। तो देखो इस प्रोसेस को यहां पे किया जा रहा है, इस प्रोसेस को देखो कैसे किया जा रहा है कि इसके अंदर आपके पास कैसा सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपके पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, और इसमें से देखो ये करंट पास हो रही है। देखो ये जो पूरा सर्किट बनाया हुआ ना, ये पूरा करंट का सर्किट है।
ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, जब भी यहां पे जैसे आप करंट पास करोगे तो इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला पार्ट है उसके वहां से देखो कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां से देखो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो देखो ये रहा हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, और जो कैथोड वाला पार्ट के नियर यहां पे जो एरिया है यहां से क्या ऑब्टेन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कह रहे हैं इन तीनों के अपने यूजेस हैं जो अब हमें यहां पे नीचे दे रखे हैं। तो इसको हम थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं क्लोरीन के क्या क्या यूजेस हैं। तो क्लोरीन जो यहां से ऑब्टेन होगी उसको हम यूज करेंगे वाटर ट्रीटमेंट में, यानी कि पानी वगैरह को साफ करने में, या स्विमिंग पूल को साफ करने में, या पीवीसी पाइप होते हैं, पीवीसी जो है ना पाइप वगैरह पाइप की एक कैटेगरी है, तो उसमें इसका यूज होता है क्लोरीन का। फिर डिसइंफेक्ट का मतलब ये होता है बेटा कि पानी के अंदर जो गंदगी होती है, जो जर्म्स होते हैं उनको किल करना, या सीएफसी हो गया, या पेस्टिसाइड्स हो गए, यानी कि कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं पेड़ पौधों में, उनमें उनको बनाने में भी इस क्लोरीन गैस का यूज होता है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन का। अब देखो ये पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पास ये यूजेस देखो पेपर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। फिर हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन गैस किस काम आता है, तो हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल काम आता है बेटा, एज अ फ्यूल की तरह इसका हम यूज करते हैं। या फिर मार्गरीन क्या होता है बेटा, एक टाइप ऑफ बटर होता है, जैसे बटर होता है ना, बटर मक्खन। अब जो बटर होता है वो तो बड़ा फैटी होता है, बड़ा उसमें फैट होता है, लेकिन जो मार्गरीन होता है ना इसमें फैट नहीं होता। तो इसको बनाने के लिए जो है हाइड्रोजन गैस का यूज होता है, या अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, या फर्टिलाइजर वगैरह के लिए भी हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। फर्टिलाइजर किस काम आते हैं, जो सॉइल होती है उसको एक तरीके से अपग्रेड करने के काम आते हैं, तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। ये सारे यूजेस आपको याद रखने हैं। एंड लास्ट आता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या यूज है, तो इसका देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ना जनरली सोपी सब्सटेंस होता है, जैसे सोप होता है ना, सोप साबुन जो गंदगी को हटाता है, तो ये वही है कुछ। कह रहे डी ग्रीजिंग मेटल पे जो ग्रीस लग जाती है ना उसको डी ग्रीस करने की, ग्रीजिंग हटाने के काम आता है, या सोप को बनाने के काम आता है, या डिटर्जेंट्स बनाने के काम आता है, या पेपर मेकिंग में इसका थोड़ा बहुत यूज होता है, या आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में काम आता है। तो अलग अलग चीजों में इनके यूजेस होते हैं। अब इसी के साथ हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला टॉपिक खत्म होता है। सेकेंड कैटेगरी बेटा हमारे पास आती है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका नाम आप में से कई लोगों ने, कई बच्चों ने सुन रखा होगा। देखो क्या लिख रहा है यहां पे, कह रहा है यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्लोराइड दैट इज ब्राइन। कह रहे जब आपने ऊपर ब्राइन वाला प्रोसेस किया था, यानी कि जब आपने सोडियम क्लोराइड को आपने पानी के साथ मिला के इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी, तो उससे क्या हुआ था, उससे एक गैस प्रोड्यूस हुई थी, एंड उस गैस का नाम था क्लोरीन गैस। देखो यहां पे क्या लिखा है, दिस क्लोरीन गैस, वहां से कह रहे हैं कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी, वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया। कह रहे हैं दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब जो इससे क्लोरीन गैस निकली है ना, इसी क्लोरीन गैस का यूज करेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। अगेन रिपीट करो इन टू लाइंस को। कह रहे हैं ऊपर आप पढ़ के आ चुके हो कि जब आपने सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को पानी के अंदर मिला के उसमें से करंट को पास करवाना। तो कह रहे जब आप उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था सोडियम क्लोराइड का, यानी कि उसमें से जब आपने करंट पास करवाया था, तो वहां से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी। कह रहे यही क्लोरीन गैस जो है ना मुझे हेल्प करेगी मैन्युफैक्चर करने में ब्लीचिंग पाउडर को, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में मुझे मदद करेगी। अब आगे क्या लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लेट लाइम दैट इज CaOH2। कह रहे अगर हम CaOH2 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हमें क्या निकल के आएगा, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर निकल के आएगा। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका साइंटिफिक फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2। अब इसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म आप अपने पास लिख लो बेटा, ये फुल फॉर्म पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी। CaOCl2 की फुल फॉर्म होती है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, ये जनरली ऑक्सीक्लोराइड ना एक साथ ही लिखा जाता है, ठीक है, O से ऑक्सी और क्लोराइड, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी CaOCl2, यानी कि ये ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक फॉर्मूला है। और साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम निकल के आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और इसका जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है ना, यानी कि एक्चुअली इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही मुश्किल है, जिसको आपको यहां पे नहीं सीखना है। आपको जस्ट बस इतना ही बता दिया है कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में
क्लोरीन को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड निकल के आएगा। अभी जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये कुछ और नहीं है बेटा, यही तो ब्लीचिंग पाउडर है जिसको हम साइंस में क्या बोल रहे हैं, साइंस में इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर फॉर्मूले वाइज इसको हम CaOCl2 बोल रहे हैं। अब इसके यूजेस क्या होंगे, यूजेस देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यूजेस में बता रहे हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो देखो जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है ना, उसमें हमारे पास कॉटन एक टाइप है बेटा कपड़े का, और लिनन भी एक टाइप है कपड़े का। तो आपने देखा होगा ना कि जब भी हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्पेशली जो हमारे शादी या फंक्शन के कपड़े होते हैं बेटा, जब हम हमारे गंदे हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको लॉन्ड्री में दे देते हैं, उसको हम ड्राई क्लीन कराने के लिए दे देते हैं, और फिर जब वो ड्राई क्लीन करके आता है तो वो एकदम साफ सुथरा होता है। तो फिर हम कई बार सोचते हैं कि ये कैसे साफ हो गया, घर में तो ये साफ होता ना, ये जो निशान है, ये जो स्टेन है, ये घर पे तो होगी नहीं, बट ये बाहर कैसे हो रही है, क्योंकि वो लोग यूज करते हैं बेटा ब्लीचिंग का। तो देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है जैसे कि कॉटन की, लिनन की, तो उसमें जो दाग लग जाते हैं, जो निशान पड़ जाते हैं, तो उसको यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू हटा दिया जाता है। इसी तरीके से फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। अब वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री का क्या मतलब है, आपको वुड पल्प के बारे में पता होगा बेटा, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। लकड़ी होती है बेटा, लकड़ी को जब हम घिसते हैं, जब लकड़ी को हम घिस देते हैं तो उसका जो चूरा निकल के आता है, जो मतलब जो भी पतले पतले से उसके जो भी रेजिड्यू रह जाता है, जो भी उसका सब्सटेंस बच जाता है, वो वुड पल्प होता है, ठीक है। अब वो ब्राउन कलर का होता है, तो उसका कलर हटाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं ताकि उससे पेपर वगैरह फॉर्म कर सके। आपको पता होगा ना बेटा, पेपर वगैरह तो पेड़ों से ही बनते हैं, ये चीज की नॉलेज तो होगी, तो उसमें इसका यूज होता है ब्लीचिंग में। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में कपड़े धोने के काम भी ब्लीचिंग का यूज होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं। फिर कह रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी रोल देते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को या तो ऐड करवा देते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं, तो उसमें इसका रोल होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो वो यहां पे आपको बता दिया है। एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स को मारने के लिए, ताकि हम पानी को पी सके, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है।